फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 23 जो अपना नेक्स्ट है लेक्चर यूनिट नंबर 6 का ही। तो लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? बीओडी के बारे में पढ़ा था डिटेल में, और बीओडी के साथ हमने बीओडी बाय सीओडी रेशो को भी देखा था। तो ये हम पढ़ रहे थे सीवेज के पैरामीटर्स के बारे में। तो हमने ए बी सी डी ऐसे सीरियल वाइज पढ़े थे पैरामीटर्स, जिसमें अपना ए था वो था टोटल सॉलिड्स, उसके बाद फिर हमने सीओडी, टीओडी, टीओसी ये सब चीज़ देखी थी, बीओडी। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा वो क्या आता है उसके बाद में? सीओडी बाय टीओसी रेशो। तो अब ये क्या दर्शाता है, क्या चीज होता है, इसका यूज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? एक्चुअल में ये जो रेशो होता है ना अपना सीवेज की क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी का मतलब जो पिछला वाला था बीओडी बाय सीओडी वो क्या बताता था हमारे कि जो सीवेज है उसके अंदर किस प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। भाई उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, दोनों है, कौन सा मौजूद है वो बताता था बीओडी बाय सीओडी रेशो। ऐसी अगर मैं बात करता हूं टीओसी बाय सीओडी बाय टीओसी रेशो की, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? भाई देखो, ग्लूकोज वाली इक्वेशन को आप रिमेंबर करो, C6H12O6 प्लस में 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस में 6H2O। ये मैंने पढ़ाई थी आपको टीओडी के अंदर, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के अंदर। तो इस इक्वेशन में आपने क्या देखा, जो हमारा जो ग्लूकोज है 180 ग्राम, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर अपन ऑक्सीजन के द्वारा रिप्रेजेंट करें तब तो टीओडी कहलाता है। और ऑक्सीजन कितनी होती है अपनी? वो 192 होती है अपनी ऑक्सीजन। ठीक, मतलब एक तरह से केमिकल डाला है ना हमने, तो ये सीओडी कहलाएगा अपना। क्या सीओडी कितनी है उसकी? 192। तो ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए केमिकल? सीओडी मतलब कितना है? 192। और उसी का हमने आगे देखा था टीओसी के बारे में कि कार्बन कंटेंट के द्वारा अपन दर्शाते हैं, जिसको अपन टीओसी कहते हैं। तो ग्लूकोज की टीओसी कितनी होती है अपनी? ग्लूकोज की टीओसी होती है 72। लिखा था ना मैंने कि 180 ग्राम ग्लूकोज को 72 कार्बन कंटेंट के द्वारा दर्शाया जाता है। तो भैया जहां पर कार्बन होगा वहीं पर ऑर्गेनिक मैटर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ही क्या होता है? जिसमें कार्बन हो। ठीक है। और जहां पर अपना ऑर्गेनिक मैटर है तो कार्बन की मात्रा, अब कार्बन से रिलेट बना हुआ मैटर ही ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। ऑर्गेनिक मैटर अपना सिंपल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, जटिल भी होता है, और क्या है, बिल्कुल सिंपल उसकी संरचना भी होती है। ठीक है, सिंपल है तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा वो। और अगर उसकी जटिल संरचना है तो तुरंत खत्म नहीं होगा। तो अगर वो सिंपली खत्म हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बचेगा हमारे पास वो स्टेबल होगा। आप उसको इजीली कहीं पर सीवेज को डिस्पोज कर सकते हो, कहीं पर भी डाल सकते हो। ठीक है। और अगर आपका जो सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, आप उसको कहीं पर भी ऐसे इजीली नहीं डाल सकते। तो ये बेसिकली आपके केवल क्या होता है, कितना स्ट्रांग है अपना जो ऑर्गेनिक मैटर और कितना वीक है उसको बताता है सीओडी बाय टीओसी रेशो। तो ये इसकी क्वालिटी को बताता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, भाई एक तो मेरे पास है गंदा पानी जिसमें क्या है, मिट्टी है और छोटे मोटे से पेड़ पौधे के टुकड़े हैं, बिल्कुल छोटे छोटे महीन से। ठीक है, एक बोतल में मैंने उसको स्टर कर दिया ऐसे। एक बोतल में क्या क्या है, थोड़ा सा मैंने कीचड़ डाल दिया और पानी के अंदर ही, और उसको मैंने मिक्स कर दिया। तो दोनों ही गंदे हैं, लेकिन ये ज़्यादा है, ये स्ट्रांग है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन दिस सैंपल। क्लियर है कि नहीं? ये चीज़ बताता है हमारा ये। तो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सीओडी बाय टीओसी रेशो की, तो इसके बारे में लिखा है मैंने, यह सीवेज की क्वालिटी को बताता है। यह बताता है कि सीवेज में कितना स्ट्रॉन्ग वीक ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। अब इसके 3 रेशो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, 3 में से केवल 2 इंपॉर्टेंट है। सीओडी बाय टीओसी की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मैटर है कि उसको डाइक्रोमेट भी रिमूव नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? जब कार्बन कंटेंट तो हो उसके अंदर। सीओडी बाय टीओसी की वैल्यू 0 कब आएगी? सीओडी बाय टीओसी, टीओसी मतलब कार्बन बता रहा है, ऊपर की चीज 0 होनी चाहिए, नीचे की चीज चाहे कुछ भी हो, 2 4 5 10, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? रेशो की 0। ऊपर की चीज 0 का मतलब क्या है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो है, लेकिन वो इजीली डाइक्रोमेट से भी वो रिमूव नहीं हो रहा है। तो 0 सीओडी बाय टीओसी का मतलब क्या लिख दिया है? अगर सीओडी बाय टीओसी की वैल्यू 0 प्राप्त होती है तो यह दर्शाता है कि सीवेज में ऐसा ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है जो डाइक्रोमेट के द्वारा भी डिकम्पोज नहीं होता। दूसरी वैल्यू आती है इसकी 5.33, फिक्स है 5.33। अगर ये इसकी वैल्यू आती है तो इसका मतलब उसमें मीथेन मौजूद है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज के लिए कितनी होती है सीओडी बाय टीओसी की, तो आप निकाल सकते हो। ग्लूकोज के लिए सीओडी होता है 192, टीओसी होता है 72। इसमें इसका भाग दोगे कितनी वैल्यू आएगी? 2.67। ग्लूकोज के लिए सीओडी बाय टीओसी बराबर 2.67 होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा पहला था। सॉरी, नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है? ये क्या प्रॉपर्टी है, किस चीज को दर्शा रहा है?
एक्चुअल में ये हमारी इंडस्ट्रीज है, ये हमारे सिटी है, सिटी से सीवेज आ रहा है बहुत सारा, ये इंडस्ट्रीज का सीवेज आ रहा है। तो सिटी का जो सीवेज है उसको मैं देख पा रहा हूं भाई, इतना सीवेज क्यूमुलेटिव डिमांड, मेरी क्यूमुलेटिव जो सीवेज है इतना ज्यादा आ रहा है, 100 mld मिलियन लीटर पर डे। mld का मतलब क्या है, मिलियन लीटर पर डे, इतना लीटर पर डे आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री से भी आ रहा है सीवेज, दोनों तरफ से आ रहा है अलग अलग, दोनों को मिक्स कर देंगे तो सैनिटरी सीवेज बन गया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इंडस्ट्री जो है वो कितना, आप अपन डिजाइनिंग करते हैं ना तो पर कैपिटा के हिसाब से डिजाइन करते हैं भाई। अपन वाटर सप्लाई की डिजाइन करते हैं कैसे, पर एलपीसीडी, लीटर पर कैपिटा डेली, इतना पानी एक आदमी पिएगा, ठीक है। अब हमको सिटी की पॉपुलेशन पता है तो पूरी सिटी कितना पानी पिएगी ये हम निकाल लेते हैं। पूरी सिटी कितना पानी पी रही है उसका 75% या 80% अपन क्या मान लेते हैं कि वेस्ट वाटर हो रहा है। तो इस तरह से अपन सीवेज की डिमांड निकाल लेते हैं कि भाई सीवर अपन डिजाइन कर रहे हैं, अपन ने लिखा था 75-80% अपन मान लेते हैं इतना वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये हम निकाल चुके हैं, अब हम यहां का तो निकाल लेते हैं पर कैपिटा के हिसाब से, लेकिन इंडस्ट्री का कैसे निकालेंगे कितना सीवेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज को अपन ऐसे फैक्टर से गुणा कर देते हैं, ठीक है, कि हम इंडस्ट्री को इस फैक्टर से गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाए कि भाई इंडस्ट्री जो है ना इतने आदमियों के सीवेज के बराबर सीवेज प्रोड्यूस कर रही है। मतलब कि अगर 100 आदमी सीवेज प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिक, कितना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 100 लीटर, और एक इंडस्ट्री भी कितना कर रही है 100 लीटर। तो मैं कह सकता हूं कि जो इंडस्ट्री है वो 100 आदमी के द्वारा प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिक सीवेज के बराबर सीवेज उत्पन्न कर रही है। बात समझे कि नहीं समझे। तो उस इंडस्ट्री का पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना है 100। भाई इंडस्ट्री कितना कर रही थी 100 mld, आदमी कितना कर रहे हैं 100 mld, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है इन आदमियों के बराबर हुई कि नहीं हुई। मान लीजिए जो आदमी हैं वो हैं अपने 20, जो कितना कर रहे हैं 100 mld डेली का सीवेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो हमारी इंडस्ट्री है वो अकेली भी कितना कर रही है 100 mld। 20 आदमी कितना कर रहे हैं 100 mld, एक अकेली इंडस्ट्री कितना कर रही है 100 mld, प्रोड्यूस तो दोनों बराबर कर रहे हैं। तो एक इंडस्ट्री जो है हमारी वो किसके बराबर है, 20 पॉपुलेशन के बराबर है, कि 20 पॉपुलेशन जितना प्रोड्यूस कर रही है वो अकेली कर रही है। इसी को अपन बोलते हैं पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, कि एक इंडस्ट्री कितनी पॉपुलेशन के बराबर प्रोड्यूस कर रही है बस। तो कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट BOD5 ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट अपॉन में BOD5 ऑफ स्टैंडर्ड डोमेस्टिक वेस्ट पर कैपिटा पर डे। एक दिन एक कैपिटा द्वारा कितना जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी BOD, और ऊपर क्या आएगा हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट की BOD, इन दोनों का रेशो क्या होगा हमारा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो एक्चुअल में पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या बता रहा है कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट की स्ट्रेंथ को बता रहा है कि एक इंडस्ट्री कितनी पॉपुलेशन के बराबर वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए यह इंडस्ट्रियल सीवेज की स्ट्रेंथ को बताता है, अतः यह बताता है कि इंडस्ट्रीज कितनी पॉपुलेशन के डोमेस्टिक वेस्ट के बराबर सीवेज उत्पन्न करती है, कि इंडस्ट्रीज कितनी पॉपुलेशन के डोमेस्टिक वेस्ट के बराबर सीवेज उत्पन्न कर रही है। अभी ये आपको हो सकता है समझ में ना भी आए, लेकिन एक क्वेश्चन करते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है अपना। तो क्वेश्चन है BOD5 ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज मेजर्ड एज 18 मिलियन ग्राम पर डे। 80 मिलियन ग्राम पर डे है इंडस्ट्री की BOD, ठीक है भैया। कैलकुलेट पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ दैट सिटी, उस सिटी का पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, हमको मालूम पॉपुलेशन इक्विवेलेंट बराबर BOD5 ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट अपॉन में BOD5 ऑफ स्टैंडर्ड डोमेस्टिक वेस्ट पर कैपिटा पर डे। एक आदमी के द्वारा पर डे कितनी BOD प्रोड्यूस हो रही है, कैसे, स्टैंडर्ड वो अपन को पता होनी चाहिए, ऊपर BOD5 किसकी, इंडस्ट्रियल वेस्ट की। तो ये तो अपन को दे रखी, लेकिन ये नहीं दे रखी भैया। अगर नहीं दे रखी ना तो जो मैंने नोट लिखाया था आपको वो यूज करना है, क्या 80 ग्राम पर डे लिखवाया था। BOD5 ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज 18 ग्राम पर डे पर कैपिटा, लास्ट लेक्चर में लिखा था हमने नोट के अंदर। तो वही अपन लेंगे, यहां पर कितना लेंगे 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे पर कैपिटा। ये देखो ये ग्राम पर डे में ये 80 मिलियन ग्राम पर डे था ना, तो मिलियन को मैंने 10 की पावर -6 लिख दिया, 10 की पावर 6 लिख दिया मिलियन को, ग्राम पर डे। ये क्या है, ग्राम पर डे पर कैपिटा या ग्राम पर कैपिटा पर डे, कुछ भी बोलो एक ही बात है। कुल मिला के ग्राम पर डे से ग्राम पर डे कैंसिल, कैपिटा चला जाएगा ऊपर। तो कितनी वैल्यू आई है, ये आई मेरी 10 की पावर 6 कैपिटा। कैपिटा का मतलब क्या होता है, पर्सन।
10 की पावर 6 का मतलब क्या है? पर्सन। कैपिटा का मतलब पर्सन ही तो होता है। तो भैया वो जो, अब इसको समझो आप, इसका मतलब क्या है कि वो जो सिटी है ना, वो जो इंडस्ट्री है, वो कितने, इतने लोग जो हैं, जितना डोमेस्टिक सीवेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही वो अकेली इंडस्ट्री कर रही है। तो इसका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना उस इंडस्ट्री का? 10 की पावर 6 कैपिटा है। इसका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना? 10 की पावर 6 कैपिटा है। तो इस तरह से अपन निकालते हैं, ये अपना पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर आपने देखा कुछ भी नहीं दिया हुआ था, नीचे तो मैंने 80 माना है। अगर यहां पर दे के रखता ना, ये अगर ये 70 देता तो हम 70 लेते, 50 देता तो 50 लेते, जो दे रखा वही लेना पड़ेगा आपको, नहीं दे रखा तो 80 लेंगे। क्लियर है कि नहीं? अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में, वो है अपना क्या? रिलेटिव स्टेबिलिटी। अपना लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है कि जो अपना सीवेज होता है ना, सीवेज हमने भाई, सीवेज आया घरों से, पूरे सिटी से हमने सीवेज लेकर के आए। उस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर भी है, सॉलिड्स भी हैं और लिक्विड भी है, तीनों चीजें हैं। डायरेक्टली हम उसको लैंड पे नहीं डाल सकते, डायरेक्टली हम उसको समुद्र में नहीं फेंक सकते, रिवर में नहीं डाल सकते। पहले हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट का मतलब उसमें जो भी हार्मफुल चीज़ें उसको हम रिमूव करेंगे, और बाकी का इफ्लुएंट मतलब जो गंदा पानी है वो आगे निकल जाएगा। उस गंदे पानी को अब आप कहीं पर फेंक सकते हो, अब वो बीमारियां नहीं फैलाएगा, दिक्कतें नहीं करेगा। वो होता है इफ्लुएंट, सीवेज का इफ्लुएंट। इफ्लुएंट का मतलब जो गंदा वेस्ट वाटर है, वो अपने लिए हार्मफुल नहीं है अब। ठीक है ना? उससे अपन गार्डनिंग भी करते हैं, आपने देखा होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी होते हैं, वहां पर गार्डनिंग करो, कई सारी चीजें अपन कर सकते हैं। तो सीवेज की ही मैं बात करता हूं आगे, कि अपना जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है क्या बताती है कि जो सीवेज है ये कितना, सीवेज जो इफ्लुएंट है, जो गंदा निकला है इफ्लुएंट, वो कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है, बस ये बताता है। मतलब इस सीवेज के कैरेक्टर या नेचर को बता रहा है कि भैया ये स्टेबल है या अनस्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो इसको अभी आप और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर फेंकोगे। अनस्टेबल है, अब आप इसको फेंक सकते हो। क्लियर है कि नहीं? सॉरी, मैं गलत बोल दिया, अपोजिट बोल दिया। अगर वो स्टेबल है तब तो आप इसको फेंक सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। अगर सीवेज का इफ्लुएंट हमारा अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब क्या है? इसमें अभी ऑर्गेनिक मैटर हैं जो दिक्कतें कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको अभी फेंक नहीं सकते। तो वो कौन बता रहा है? हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर बता रहा है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर जनरली हमें क्या बताता है? हमारे कैरेक्टर या नेचर को बताता है कि ये कितना स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो इसको ट्रीटमेंट और करेंगे, तब जाके डिस्पोज करेंगे। अगर ये स्टेबल है तो इसको अपन डायरेक्टली लैंड पे, रिवर में, किसी में भी फेंक सकते हैं। इसको जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों पर ज्ञात करते हैं अपन। कैसे ज्ञात करते हैं? दो तरीके, एक तो प्रैक्टिकल, दूसरा थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल क्या है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी बराबर डिसॉल्व ऑक्सीजन इन सीवेज। सीवेज में डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, अपॉन में कितनी चाहिए। भाई सीवेज के अंदर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब बीओडी, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इतनी मौजूद है, इतनी थी, टोटल थी 100, अब मौजूद कितनी है? 4। 4/100 गुणा 100 बराबर 4%, वो है उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये निकालते हैं प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली कैसे निकालोगे? इन फॉर्मूले के द्वारा, कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना चाहते हो तो टी अपनी रिलेटिव स्टेबिलिटी बराबर 100 गुणा 1 माइनस 0.794 की पावर T20। अब देखो ये T,20 लिख रहा है, ध्यान से समझना, ये T,20 लिख रहा है, ये इसकी पावर है। इसका मतलब T,20 का मतलब टेम्परेचर नहीं है। ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि T,20 क्या है? टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड? नो, यहां पर T का मतलब है टाइम। टाइम इन डेज, दिनों में समय, कितने डिग्री, जब आप उस टेस्ट को 20 डिग्री पर कर रहे हो। जब आप रिलेटिव स्टेबिलिटी 20 डिग्री पर निकाल रहे हो तो वो जो समय है वो है टी। ठीक है ना? तो टी का मतलब क्या है? टाइम इन डेज एट द रेट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेस्ट कंडक्ट हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कितने दिन लगेंगे, वो दिन है टी। और यहां पर T37 का मतलब क्या है? टेम्परेचर नहीं है। T37 का मतलब है टाइम इन डेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, वो है अपना टी। दोनों में केवल एक चीज का अंतर है, 0.794, 0.630। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, 20 पर और 37 पर। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी किस पर याद करते हैं? 20 पर या 37 पर? 20 पर भी याद करते हैं और 37 पर भी। इसके बारे में लिख दिया, सीवेज के कैरेक्टर या नेचर को दर्शाती है। यह दर्शाती है कि सीवेज स्टेबल है या अनस्टेबल। कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपन किस चीज की? कैलकुलेट डिस्चार्ज एंड BOD 5 ऑफ सैनिटरी सीवेज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये देखो अपने सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुके, सब कुछ क्लियर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो जनरली पूछ लिया जाता है और बच्चे सोचते हैं कि ये कहाँ से आया, कौन से टॉपिक से आया है,
किस यूनिट का है, क्योंकि अपन को रटने से मतलब रहता है, बाकी चीज़ों मतलब रहता नहीं है। तो देखो सिंपली आपको इस प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है तो अपन कैसे निकालते हैं, वेटेड मीन करके। ठीक है, आपसे सिंपली क्वेश्चन ये फ्रिक्वेंटली 2-3 बार पूछा गया है हायर एग्जाम्स में क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बोलते हैं कैलकुलेट डिस्चार्ज एंड BOD 5 ऑफ सैनिटरी सीवेज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये इंडस्ट्रियल है, उसका डिस्चार्ज 10 mld, mld का मतलब क्या है, मिलियन लीटर, मिलियन मतलब 10⁶ लीटर पर डे, और BOD कितनी है 40 मिलीग्राम पर लीटर। डोमेस्टिक कितना है 30 mld, BOD कितनी है 100 मिलीग्राम पर लीटर। सैनिटरी सीवेज क्या होता है, इन दोनों का योग रहता है सैनिटरी। तो अपन को करना क्या है कि जो डिस्चार्ज है वो निकालना है सैनिटरी सीवेज का, ये अपना डोमेस्टिक जा रहा था इंडस्ट्री, दोनों मिल गए तो अपन को डिस्चार्ज निकालना है, जो मिल चुका है पानी सैनिटरी सीवेज बन चुका है उसका डिस्चार्ज निकालना और BOD निकालनी है। तो जनरली क्या सोचते हैं, डिस्चार्ज हो गया 30 और 10 40, BOD होगी 100 + 40 140। बिल्कुल गलत है ये तो सही है भैया, डिस्चार्ज तो उतना ही रहेगा जितना ये आ रहा है, प्लस में ये दोनों को जोड़ देंगे, ये तो हो गया सैनिटरी सीवेज का डिस्चार्ज। लेकिन BOD ऐसे नहीं जोड़ेंगे, BOD भाई इसकी अलग आ रही थी मिलीग्राम पर लीटर में, इसकी अलग आ रही थी, उसकी अलग होगी। कैसे निकालेंगे, जो हम वेटेड मीन करते थे बचपन में कि भाई दो लड़के हैं, उन दोनों का वेट है, एक का 40 एक का 50, तो एवरेज क्या हुआ 40 + 50/2 45 कर देते थे। ये सिंपल मीन होता था। एक होता था वेटेड मीन, वो क्या होता था, 4 ग्रुप हैं जिनका जो एक ग्रुप है जिसमें 4 लड़के हैं, चारों का वेट जो है इतना इतना इतना, दूसरे ग्रुप का एवरेज वेट इतना है, तीसरे ग्रुप में 5 लड़के हैं एवरेज वेट इतना है, तो ओवरऑल एवरेज वेट बताओ। तो आप क्या करते थे, 4 हैं तो 4 × 50, प्लस में 3 है तो 3 × 60, प्लस में 7 × 10 बटे में उनकी संख्या, यही करते थे, इसको बोलते थे वेटेड मीन। वही अपन को यहाँ करना है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया। तो डिस्चार्ज कैसे ज्ञात किया, डिस्चार्ज ऑफ सैनिटरी सीवेज बराबर 10 + 30 बराबर 40 मिलियन लीटर पर डे। बात करते हैं BOD 5 और सैनिटरी सीवेज के। BOD 5 कैसे निकालेंगे, Q1 इंटू में BOD 1 प्लस में Q2 इंटू BOD 2 अपॉन Q1 + Q2। BOD 1 BOD 2 कुछ नहीं है, ये BOD 1 का मतलब तो है अपना इंडस्ट्रियल, BOD 2 का मतलब है डोमेस्टिक। तो डिस्चार्ज इंटू BOD करना पड़ेगा आपको, प्लस में दूसरे का डिस्चार्ज इंटू उसकी BOD अपॉन में टोटल डिस्चार्ज। तो देखो डिस्चार्ज के अंदर 10 × 10⁶ गुणा में BOD कितनी है इसकी 40, ठीक, प्लस में इसका डिस्चार्ज 30, भाई ये मिलियन में है ना, मेरे को तो लीटर पर डे में चाहिए, तो मैंने मिलियन की जगह 10⁶ लिख दिया। तो 30 × 10⁶ गुणा में 100, और अपॉन में टोटल डिस्चार्ज कितना है 10 × 10⁶ प्लस 30 × 10⁶। ये मैंने इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं, 10⁶ तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या 10 गुणा में 40 400 प्लस 30 × 100 3000 मतलब 3400, 3400/30 + 10 40, 3400/40 करोगे, 1 0 से 1 0 गई, 340/4, तो कितना आएगा अपना 85 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह से अपन निकालते हैं। ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है BOD का हो या किसी और डिस्चार्ज को निकालने का, किसी और पैरामीटर को निकालने का हो, तो आप यही चीज़ को फॉलो करोगे और वेटेड मीन को और ऐसे ज्ञात करोगे। ये जो थी अपनी यूनिट नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट थी, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल छोटी सी यूनिट है और क्वेश्चन पूछा जाता है BOD से, तो 100% पूछा जाता है BOD COD टॉपिक से, ठीक है ना। इसको आपको अच्छे से करना है, इस यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। अब जो अपनी नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो रहेगी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। अगर उस यूनिट का जो फर्स्ट लेक्चर है, मतलब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 24, अगर वो आपको समझ में आता है तो पूरी यूनिट की थीम आपके हाथ में है, ठीक है ना। कंप्लीट यूनिट में जो भी कुछ होगा मैं उसको इस पर फ्लो चार्ट बना दूंगा बड़ा सा, जिससे अपन सब कुछ उसी में क्लियर कर लेंगे भैया हो क्या रहा है। वो पिक्चर अगर बन गई तो आप तुरंत नहीं, इसकी इंडिविजुअल एक सिंगल एक सब्जेक्ट है ये अलग से, सीवेज आपने बुक भी देखी होगी, एसके घर की होती है, बिल्कुल सिंगल अलग ही आती है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग नाम से। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत पूरा सब्जेक्ट है अपने आप में, जिसको अपन एक यूनिट के रूप में पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़े को कॉम्पैक्ट करना, बहुत बड़ी अपन को बहुत सारी चीज़ों को कॉम्पैक्ट करना है, तो अपन पहले उसकी इमेज बनाते हैं, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सबको मैं उसके अंदर डालूंगा, ठीक है ना। आपका काम आराम से निकल जाएगा, और वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं पूछते, ठीक है ना। उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप इसको उतारें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।